पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए राहत, वेतन में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी और दाम में इजाफा। गवर्नमेंट पे रिवीजन। भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। 1 मार्च 2025 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही महंगाई भत्ते डा को बढ़ाकर 56% कर दिया जाएगा। यह फैसला लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इस नए फैसले का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना है। यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानते हैं। वेतन वृद्धि और डा का संक्षिप्त विवरण जानकारी। लागू होने की तिथि 1 मार्च 2025। वेतन वृद्धि राशि 000 तक। नया महंगाई भत्ता डा 56%। लाभार्थी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगी। वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग। मुख्य उद्देश्य महंगाई से राहत प्रदान करना। प्रभावित क्षेत्र पूरा भारत। अनुमानित लाभार्थी संख्या लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी। वेतन वृद्धि का प्रभाव। इस नई घोषणा का सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए इसके विभिन्न पहलुओं पर नजर डालते हैं। सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव। मासिक आय में वृद्धि। कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। जीवन स्तर में सुधार। अधिक आय होने से कर्मचारी अपने और अपने परिवार के जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगे। बचत और निवेश में वृद्धि। बढ़ी हुई आय से कर्मचारी अधिक बचत और निवेश कर सकेंगे, जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। कर्ज चुकाने की क्षमता। जिन कर्मचारियों पर कर्ज है, वे इस अतिरिक्त आय का उपयोग अपने कर्ज को जल्दी चुकाने में कर सकते हैं। पेंशन भोगियों पर प्रभाव। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। आर्थिक सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन से वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य देखभाल। अधिक आय होने से पेंशन भोगी अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। महंगाई भत्ते डा में वृद्धि का महत्व। महंगाई भत्ते को 56% तक बढ़ाने का फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। डा में वृद्धि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाती है और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखती है। जीवन स्तर का संरक्षण। यह वृद्धि कर्मचारियों को अपने वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। मनोबल में वृद्धि। डा में बढ़ोतरी से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, जो उनके काम के प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा। अधिक डा से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करता है। वेतन वृद्धि और डा का आर्थिक प्रभाव। इस फैसले का न केवल कर्मचारियों पर बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। उपभोग में वृद्धि। अधिक आय होने से लोग अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। आर्थिक विकास। बढ़ी हुई मांग से उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। रोजगार सृजन। बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कर राजस्व में वृद्धि। अधिक आय और खर्च से सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। हालांकि अधिक खर्च से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, लेकिन डा वृद्धि इसे संतुलित करने में मदद करेगी। क्या यह फैसला सभी राज्यों में लागू होगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई लोगों के मन में आ रहा होगा। इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। केंद्र सरकार का निर्णय।
यह फैसला मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है और यह केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। राज्य सरकारों का निर्णय। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह के फैसले ले सकती हैं। कई राज्य आमतौर पर केंद्र सरकार के फैसलों का अनुसरण करते हैं। स्वायत्त संस्थाएं। कुछ स्वायत्त संस्थाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों के लिए अलग नियम बना सकते हैं। निजी क्षेत्र। यह फैसला सीधे तौर पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन यह उनके वेतन संशोधन को प्रभावित कर सकता है। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। इस नए फैसले का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वित्तीय योजना। बढ़ी हुई आय का सही उपयोग करने के लिए एक मजबूत वित्तीय योजना बनाएं। बचत और निवेश। अतिरिक्त आय का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं। कर्ज चुकाना। यदि कोई कर्ज है तो उसे चुकाने की प्राथमिकता दें। बीमा कवरेज। अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज सुनिश्चित करें। कौशल विकास। अपने कौशल को बढ़ाने में निवेश करें, जो भविष्य में और अधिक आय का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। दूसरे देशों से क्या सीख सकते हैं? दुनिया के कई देशों ने अपनी पेंशन व्यवस्था में सुधार किए हैं। भारत इनसे कुछ सीख सकता है। स्वीडन। यहाँ एक लचीली पेंशन व्यवस्था है जो आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। ऑस्ट्रेलिया। यहाँ एक मजबूत अनिवार्य सुपरएन्युएशन व्यवस्था है। जापान। बुजुर्गों की बड़ी आबादी के बावजूद यहाँ एक स्थिर पेंशन व्यवस्था है। नीदरलैंड। यहाँ सरकारी और निजी पेंशन का एक अच्छा मिश्रण है। कनाडा। यहाँ की पेंशन व्यवस्था लचीली और टिकाऊ मानी जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय पेंशन विशेषज्ञ ने कहा, हर देश की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन हम दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं और अपनी व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन, आगे का रास्ता। पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सुझाव। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार किया जा सकता है। महंगाई भत्ता जोड़ना। पेंशन पर महंगाई भत्ता देने से पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। निवेश नीति में सुधार। पेंशन फंड के निवेश को और बेहतर करके रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। डिजिटलीकरण। तकनीक का उपयोग करके पेंशन वितरण को और कुशल बनाया जा सकता है। जागरूकता अभियान। कर्मचारियों को पेंशन योजनाओं के बारे में बेहतर जानकारी दी जानी चाहिए। निष्कर्ष। ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन को लेकर चल रहा विवाद भारत की पेंशन व्यवस्था की जटिलताओं को दर्शाता है। एक तरफ कर्मचारियों की मांग है कि पेंशन राशि बढ़ाई जाए और उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए, तो दूसरी तरफ सरकार वित्तीय बोझ को लेकर चिंतित है। इस मुद्दे का समाधान न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी जो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करे और साथ ही पेंशन व्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ भी बनाए। इसके लिए सभी हितधारकों के बीच संवाद और समझौते की जरूरत है। अंत में यह कहा जा सकता है कि पेंशन सुधार एक जटिल लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह भारत के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। डिस्क्लेमर। यह लेख ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन से संबंधित वर्तमान विवाद और चर्चाओं पर आधारित है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी सही है, लेकिन पेंशन नियमों में बदलाव हो सकता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम आधिकारिक जानकारी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट या अपने नियोक्ता से संपर्क करें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।